हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आजकल मीडिया स्टार वर्ल्ड जब से इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुई है, रेगुलर उसकी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और कुछ जानकार लोगों से मिलवा रहा है। आज हमारे मेहमान बहुत ही स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए कि जिस तरह से गाजा पर जुल्म की टीस दुनिया भर में महसूस की जा रही है। सरकारें तो शायद सो गई हैं, लेकिन आम जनता, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, हसास लोग, जिनके यहाँ जमीर है, वो जरूर उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं जो गाजा से तस्वीरें हमारे आपके सामने आ रही हैं। बहुत ही इंसानियत बेबस नजर आ रही है। इसी दरमियान दुनिया भर में कुछ इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनको बड़े अवार्ड मिले हैं, वो बहुत ही नाराज नजर आ रहे हैं। आज हमारे मेहमान उसी तरह के एक बड़ी शख्सियत हैं। संदीप पांडे जी लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने रेमन मैगसेसे अवार्ड, जिसके लिए लोग जिंदगी भर तमन्ना करते हैं, उन्होंने वो वापस करने का ऐलान किया है, ये कहते हुए कि अमरीकी फाउंडेशन है जो इसको फंड करती हैं। इसके अलावा अमेरिका से 2 एमएससी की डिग्रियां उन्होंने की थी, वो भी वापस कर रहे हैं। आखिर क्या है वो इंसानियत की आग जो दिलों में जल रही है, वो समझने के लिए संदीप पांडे जी से हम बात कर रहे हैं। आप आशा ट्रस्ट चलाते हैं, जो उत्तर प्रदेश में बहुत से स्कूल चलाते हैं, बच्चों की शिक्षा पर काम करते हैं और दुनिया भर में अमन और डिसआर्मामेंट के लिए कैंपेन चलाते हैं। संदीप पांडे जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि आखिर जो जो तकलीफ आपने महसूस करके मैग्सेसे अवार्ड वापस किया है, वो एहसास, वो कॉन्शियस सरकार में बैठे लोगों का कहां मुर्दा हो गया, क्या कुछ है? पहले आप अपना बताइए कि आपने क्यों, किस लिए ये फैसला लिया, फिर मेरे सवाल के जवाब पर आ जाइए प्लीज। जी आदाब काज़मी साहब, और आपके सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार, सलाम। तो ये जो फैसला मैंने लिया है, ये असल में जब मैं पुरस्कार लेने गया तो उसी समय एक छोटा सा विवाद हो गया था। और उस समय 2 जो जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उसमें जो वरिष्ठ जो थे, यानी जो पिता थे, उन्होंने 91 में इराक पे हमला किया था। उस समय तो मैं पढ़ रहा था। और फिर उनके जो जो पुत्र थे, वो उन्होंने 2003 में किया था। तो 2002 में जब मैं पुरस्कार लेने गया तो ये हमला होने वाला था और दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे थे अमरीकी हमले के, अमरीका के संभावित हमले के खिलाफ। और फिलीपींस में जब मैं गया ये पुरस्कार लेने, तो उस समय वहाँ एक विश्वविद्यालय में एक पीस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे न्योता मिला था। और ये इत्तेफाक था कि ये दोनों चीजें एक ही तारीखों में हो रही थी। तो पुरस्कार के अगले दिन पीस कॉन्फ्रेंस ने निर्णय लिया कि वो अमरीकी दूतावास पे एक प्रदर्शन करेंगे। और स्वाभाविक रूप से मुझे जाना ही था, क्योंकि जो पुरस्कार मुझे मिला था उसमें भी ये बात लिखी थी कि मैंने भारत के परमाणु परीक्षण के बाद वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए, यानी पूरी दुनिया से परमाणु हथियार खत्म हो, इसके लिए पोखरन से सारनाथ की एक विश्व शांति पदयात्रा निकाली थी। तो मैं जब जाने लगा तो मैग्सेसे फाउंडेशन की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आप वहां मत जाइए, इससे हमारी बदनामी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, आपने जो मुझे पुरस्कार दिया है, तो आप तो स्वयं जानती हैं कि मैं युद्ध के खिलाफ, हथियारों के खिलाफ हूं। उसका आपने जिक्र किया है मेरी पदयात्रा का। तो ये तो मेरे लिए स्वाभाविक है कि मैं इसमें जाऊं, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है दुनिया में। तो पहले तो वो मुझे सुझाव दे रही थी कि मैं ना जाऊं, फिर वो मुझे निर्देश देने लगी कि आप वहां जा नहीं सकते। तो मैंने कहा कि फिर तो आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं अपनी स्वतंत्रता और आपके पुरस्कार के बीच में चुनूं।
मैं प्रदर्शन में शामिल हुआ। अगले दिन एक फिलीपींस के अखबार ने मुझे संपादकीय लिख के ये चुनौती दी कि उसमें कुल मिला के ये लिखा था कि मैं अमेरिका में पढ़ा, मैंने वहाँ एक संस्था बनाई, मैं अपने मित्रों से मदद लेता हूँ जो अमेरिका में हैं, और मैं दिखाने के लिए अमेरिका का विरोध करता हूँ। उसका जो बॉक्स आइटम था उसमें ये लिखा था, इफ पांडे इज द प्रिंसिपल्ड मैन दैट ही वुड लाइक अस टू बिलीव, यही उसके शब्द थे, देन ही शुड रिटर्न द मैग्सेसे अवार्ड टू यूएस एम्बेसी बिफोर ही गोज बैक टू इंडिया। तो खैर मैं यूएस एम्बेसी को क्यों लौटाता, ये पुरस्कार तो मैग्सेसे फाउंडेशन ने दिया था। धनराशि इसकी फोर्ड फाउंडेशन से मेरे वाली श्रेणी की आई थी। बाकी जो श्रेणियां हैं मैग्सेसे फाउंडेशन की, उसकी राशि रॉकफेलर फाउंडेशन से आती है, और रॉकफेलर फाउंडेशन ही इसको प्रायोजित करता है। तो मैंने हवाई अड्डे से उनका चेक लौटा दिया, और पुरस्कार उस समय इसलिए नहीं लौटाया था क्योंकि रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के बहुत लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं। उनका फिलीपींस में वही स्थान है जो लगभग नेहरू का है हिंदुस्तान में, यानी कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में। और दूसरा, ये पुरस्कार हिंदुस्तान में जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, बाबा आमटे जैसे लोगों को मिल चुका है, जो मेरे लिए सम्मानीय हैं, आदर्श हैं। इसलिए मैंने पुरस्कार उस समय रख लिया था, लेकिन उनको ये जरूर लिख दिया था कि अगर आपको मेरी गतिविधियों से ज्यादा तकलीफ हो और आपकी ज्यादा बदनामी हो फाउंडेशन की, तो आप बताइएगा, मैं आपका पुरस्कार भी वापस कर दूंगा। अब जब ये हमला हो रहा है गजा के ऊपर, और मैं गजा गया हूं 2011 में, पहले तो इजराइल ने कहा कि उत्तर गजा को खाली किया जाए, लोग वहां से खाली करके दक्षिण गजा में गए। और फिर जब इजराइल ने दक्षिण गजा में भी हमला शुरू कर दिया, तब मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वो एक छोटा सा इलाका है, उसका आकार हिंदुस्तान के किसी मध्यम आकार के शहर के बराबर है। और आप सोचिए कि आधा शहर खाली हो गया है और बाकी आधे पे भी अब बमबारी हो रही है, और एक तरफ समुद्र है जहां से कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब पिछली बार टर्की ने एक पानी के जहाज से कुछ राहत सामग्री भेजने की कोशिश की, तो उस पे इजराइल ने हमला कर दिया और जितने तुर्की के नागरिक थे वो उसमें मारे गए। बाकी दो तरफ इजराइल है और चौथी तरफ मिस्र है। मिस्र जो रफा क्रॉसिंग जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मिस्र की भूमिका फिलिस्तीनियों के प्रति कोई सहानुभूति वाली नहीं है। ये मेरे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि हम ईरान, तुर्की, सीरिया, लेबनान होते हुए मिस्र पहुंचे थे। बाकी सारे देशों में हम लोगों का बहुत जोरदार स्वागत हुआ। ईरान के तो राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद, वो हमारी सभा में आए थे, और वहां के सांसदों ने चंदा दिया था गजा में राहत की सामग्री ले जाने के लिए। सीरिया में कुछ बड़े व्यापारियों ने चंदा दिया, जिससे कि एक पानी के जहाज में सारी राहत सामग्री लेके मिस्र हम लोग पहुंचे थे। हम लोग तो 60-70 लोग थे कई देशों के, ज्यादातर लोग हवाई जहाज से गए थे। 4 हमारे साथी, जिसमें अजीत शाही भी थे जो पहले तहलका में काम करते थे, ये लोग पानी के जहाज से जब राहत सामग्री लेके मिस्र पहुंचे तो $4,500 की घूस देनी पड़ी उस सामान को वहां बंदरगाह में उतारने के लिए, और $10,500 की घूस इजिप्ट के अधिकारियों ने ली उस राहत सामग्री को गजा के अंदर पहुंचाने के लिए। तो ये हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग जब हवाई अड्डे पे पहुंचे तो हम लोग को वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि आप मिस्र के फलां होटल में रुक जाइए, और दूसरे सुझाव दिए जा रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग गजा जाने के लिए आए। खैर हम लोगों को वहां एक विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। गजा में हम गए, मिस्र ने हमारे पासपोर्ट रख लिए, और वो हमको तब तक वापस नहीं दिए जब तक हम वापस लौट के काहिरा हवाई अड्डे से हिंदुस्तान वापस लौटने के लिए अपने बोर्डिंग कार्ड जब हमको मिल गए हमारे हाथ में, तब तक हमारे पासपोर्ट हमको वापस नहीं दिए गए थे। हम लोगों को वहां नारेबाजी करनी पड़ी, और तब जाके हमारे पासपोर्ट मिले। और उसके कुछ ही दिनों बाद जो अरब में बड़ा आंदोलन हुआ वो मिस्र में भी शुरू हो गया था। और मजाक में हम लोग कहते हैं कि इजिप्ट के खिलाफ
पहली जो मोर्चाबंदी की थी या नारेबाजी की थी वो हम ही लोगों ने की थी काहिरे के हवाई अड्डे पे, और उसके 10 दिन के अंदर वहां बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसमें फिर होस्नी मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा। तो मिस्र का जो रवैया है फिलिस्तीन के प्रति, ये हम लोगों को समझ में नहीं आया। और ये जो गजा हम पे जो हमला हो रहा है, तो फिलिस्तीनी वैसे तो जॉर्डन में, सीरिया में, लेबनान में शरणार्थी शिविरों में रहते हैं, लेकिन मिस्र उनको अंदर आने नहीं देगा। तो अब आप सोचिए उन लोगों की हालत कि चारों तरफ से वो बंद है। वैसे भी कहा जाता है कि गजा जो है दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है, तो वो चारों तरफ से बंद है और उसके ऊपर हमला हो रहा है। तो ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति है, और इसको समझ के बड़ी तकलीफ होती है। तो मैंने उसी समय फैसला लिया कि जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे बस में है, वो मैं करूंगा। और अब मैं ये पुरस्कार भी लौटा दूंगा, क्योंकि अमेरिका की जो भूमिका है इस लड़ाई में, अमेरिका जिस बेशर्मी से इजराइल का साथ दे रहा है। इजराइल बहुत ताकतवर है फिलिस्तीन की तुलना में, वो एक देश है, उसके पास एक सेना है, आधुनिकतम हथियार है। अमेरिका उसको हर एक साल सैनिक सहायता देता है, और अभी 4 दिन पहले उसने फिर हथियार बेचे हैं। तो जो मुल्क जुल्म कर रहा है, अमेरिका उसी का साथ दे रहा है। ये एक बड़ी विचित्र बात है, और इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे ये फैसला लेना चाहिए। और ये जो अमेरिका का पुरस्कार है, और अपनी दोनों डिग्रियां, मास्टर्स की और पीएचडी वाली भी, वो दोनों वापस लौटाने का मैंने फैसला किया है, क्योंकि वो दोनों डिग्रियां अमेरिका के विश्वविद्यालयों से प्राप्त की है मैंने। संदीप पांडे जी, मिस्र के रोल पर आपने कहा कि आपको आश्चर्य हुआ। मुझे कम से कम बिल्कुल आश्चर्य नहीं है इन चाहे वो मिस्र हो या जॉर्डन हो या सऊदी अरब हो या और जो जीसीसी मुल्क हैं। मुझे तो ये बात बहुत ही क्लियर है। मैं थोड़ा सा बीच में अपने दर्शकों को इसलिए बता दूं कि ये दोनों मुल्क, इजिप्ट और जॉर्डन, जिसे मिस्र कहा जाता है, उर्दून कहा जाता है उर्दू में, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने इजराइल के साथ सबसे पहले अमन की, शांति की संधि की थी, समझौता किया था। और इन्हीं से तकरीबन अपनी लेजिटिमेसी भी इजराइल ने अपने आप को लेजिटिमेट कहना शुरू किया था। तो ये तो वो हुकूमत हैं जो इजराइल और अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली हैं। हमने अभी देखा जिस तरह से बगैर इजराइल की इजाज़त के वो बॉर्डर नहीं खुलता रफा का, वहाँ बार बार खुद मिस्र के लोग ही रुकावट बने हुए हैं। दुनिया भर से अगर आने वाला मदद का सामान सही से खोल दिया जाता तो शायद अब तक गाजा के लोगों को इतनी मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता। अब जो मैं बात समझने वाला हूं, जो चाहता हूं मैं आपसे जानना, क्या आपको इस वक्त इस ऐलान के साथ भारत सरकार ने भी कोई आहिस्ता से कोई मैसेज भेजा कि भाई ये काम मत करो? ये ऐसा कहीं से कोई मैसेज आया आपको? नहीं, भारत सरकार या मैग्सेसे फाउंडेशन या अमेरिका से कोई मेरे पास संदेश नहीं आया है, और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरा जो कदम है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ी ताकतें हैं अमेरिका और इजराइल, और इस कार्रवाई से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक भारत की बात है, तो पहले तो जब मैं विरोध करता था सरकार जो भी गलत काम करती है उसका, तो पहले तो ये मेरे घर पे पुलिस खड़ी कर दिया करते थे। जैसे जब मैं कश्मीर पे जब बड़ा फैसला हुआ 2019 में, तो उसको लेके प्रदर्शन करने घर से निकल रहा था, 3 बार मेरे घर पे पुलिस लगी है, 3 बार मुझे अयोध्या जाने से रोका गया है, वापस घर पहुंचा दिया गया है पुलिस की गाड़ी में बैठा के। लेकिन अब उनको लगता है कि मैं जो भी करता हूं उससे उनकी राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं। देखिए, आमतौर पर एक अवार्ड कहा जाता है, वो मिस यूनिवर्स और मिस क्या इस किस्म के जो होते हैं, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो पूंजीवादियों का मार्केट क्रिएट करने का तरीका होता है।
अब जी जी ये जिस तरह के ये अवार्ड्स हैं, इसके जरिए जो आपका बिल्कुल शुरू का तजर्बा था, उससे तो ये साबित हुआ कि आपको एक तरह से लालच में डाल करके आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश थी। जी जी यानी आप वो काम ना करें, कागज पर तो जरूर हम लिख देंगे कि आप ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जी आप जी प्रैक्टिकली अब उसके लालच में फंस जाएं, तो हम्म ये खुद अपने आप में अवार्ड्स की पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में हम्म। थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होगी और इनसाइट बहुत होगी आपके साथ, आपके पास। नहीं, आपकी बात सही है कि एक बात मैं उसका जिक्र करना भूल गया, ये जो अवार्ड की राजनीति होती है, जो आपने जिसकी ओर इशारा किया। जब मैंने उनसे कहा, जो अध्यक्षा हैं मैग्सेसे फाउंडेशन की, जब उन्होंने फोन किया मुझे वहां जाने से रोकने के लिए अमेरिकी दूतावास पे, तो जब मैंने बताया कि भाई आपको तो मालूम है कि मैं अपने देश में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध कर चुका हूं, तो ये तो स्वाभाविक है कि मैं अमेरिका का विरोध करूं, क्योंकि वो इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपने देश में अपनी सरकार का जितना विरोध करना है करें, लेकिन आप मनीला में अमेरिका का विरोध मत कीजिए। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी, नहीं नहीं, क्योंकि मुझे जो बात, मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं इस वक्त। हाँ हाँ, उस वक्त भारत अमेरिका की गोद में इतना नहीं बैठा था जितना आज बैठा है। जी जी उस जी वक्त भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से, जी और जी जी उन पाबंदियों के एक तरह से सपोर्ट में आपका काम था। जी जी तो जी वो इजराइल, वो अमेरिका की पॉलिटिक्स को मैच करता था, उन्हें ठीक जी लगता था। जो बात आपने कही ना कि आप अपने जी यहां अपने देश की सरकार के खिलाफ आप खूब शोर मचाएं, यानी आप हमें जी, अच्छे लगते हैं, लेकिन आप हाँ, हमारे खिलाफ शोर ना मचाएं। अब ये जी जी बताइए कि जिस मुल्क ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर बमबारी की, और दुनिया का अकेला मुल्क है जिसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया है, जी जी, उसका उसके यहां से अवार्ड के क्या मानिए? ये मजाक नहीं है इंसानियत के साथ। नहीं नहीं, सही बात है। और एक और बात जो मैं बताना भूल गया, वो ये कि पहुंचते ही वहां पे एक प्रेस वार्ता रखी गई थी पहले ही दिन, और एक अमेरिका के पत्रकार, एसोसिएटेड प्रेस का पत्रकार था, उसने, क्योंकि बात ये 2002 की मैं कर रहा हूँ, 2001 में अमेरिका पे हमला हुआ था, जब जॉर्ज बुश ने ये कहा था कि अब हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम भी इसमें अमेरिका के साथ रहेंगे। तो उस पत्रकार ने ये पूछा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के बारे में आप लोगों की क्या राय है। तो आपको मालूम है हर एक साल ये 5-6 लोगों को ये पुरस्कार मिलता है। तो हम सब बैठे हुए थे, मेरा जब नंबर आया तो मैंने यही कहा कि भाई अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, जो कभी इराक पे, कभी अफगानिस्तान पे, हाँ, मनमाने तरीके से जाके हमला कर देता है, और इतने निर्दोष लोग माने जाते हैं। और मैंने वो बात भी कही जो आपने कही, कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो आतंकवादी घटना दुनिया की अभी तक हुई है, वो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने वाली हुई है, और आज तक अमेरिका ने उसके लिए माफी नहीं मांगी। तो मेरे बाद एक दक्षिण कोरिया के बौद्ध भिक्षु थे जिनको भी पुरस्कार मिला था, उन्होंने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए ये कहा कि जितना पैसा अमेरिका ने अफगानिस्तान में बमबारी में खर्च किया, या हथियारों पे खर्च किया, या सेना को वहां रखने पे खर्च किया, अगर वो इतना पैसा सहायता के रूप में दे देता तो अफगानिस्तान के लोगों का कितना भला हो जाता। और दूसरे दिन अखबार में एक हेडलाइन छपी मनीला में कि 2 मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की नीति के, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की नीति के खिलाफ है। तो बाद में मुझे मैग्सेसे फाउंडेशन की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने इशारा किया कि भाई आप इस तरह के वक्तव्य न दिया कीजिए, क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो बात आई गई हो गई थी, और उसके बाद तो खैर फिर ये घटना हो गई जिसमें मुझे अपना पुरस्कार की राशि वापस करनी पड़ी। अच्छा इसके, अच्छा अच्छा, जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ नहीं, इस मैं आपको, चूंकि हम लोग ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो मैं इससे जुड़ी एक, बाद में एक घटना हुई 2005 में। मैं जा रहा था अमेरिका, कोका कोला के खिलाफ आंदोलन में
अच्छा, मैंने उनको इसलिए भी ये चेक वापस किया क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं भारत लौट के कोका कोला के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था बनारस में, प्लाची माड़ा से प्रेरित होके। और मुझे मालूम था कि मैं उसमें जाऊंगा, और मैं ये नहीं चाहता था कि बार बार ये मुझे फोन करके कहें कि अब आप कोका कोला के खिलाफ मत जाइए। तो इसलिए मैंने वहां स्पष्ट एक निर्णय ले लिया कि भाई इनकी ये जो मुझे निर्देश देने की कोशिश कर रही हैं, इस दबाव से तो मुझे मुक्त हो जाना चाहिए। तो 2005 में कोका कोला के खिलाफ आंदोलन में 2 बार जेल जाने के बाद 2003-2004 में मुझे बुलाया गया था 25 जगहों पे अमेरिका और कनाडा में, और ज्यादातर ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, सिर्फ भारतीय नहीं, मतलब वहां के जो श्वेत मुख्य धारा के विद्यार्थी थे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर में स्टूडेंट यूनियन ने मेरी मीटिंग कराई थी, वो सारे श्वेत विद्यार्थी थे, और वो ये फैसला ले रहे थे कि वो अपने अपने विश्वविद्यालय परिसर से क्या कोका कोला को बहिष्कृत करें, उसको बाहर करें। तो वो मुझसे समझना चाह रहे थे कि कोका कोला हिंदुस्तान में क्या कर रही है। तो कोका कोला और पेप्सी दोनों के खिलाफ। तो खैर, और जिस दिन मैं कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में था, वहां उस दिन वोट पड़ रहा था छात्रों का कि क्या यूनिवर्सिटी परिसर से ये कोका कोला और पेप्सी को बाहर किया जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे बुलाया गया था। तो जब मैं पहुंचा सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट, तो विश्व हिंदू परिषद की जो इकाई वहां पे है, जो अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ द वीएचपी कहती है, उसने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी होमलैंड सिक्योरिटी से ये शिकायत कर दी थी कि हिंदुस्तान से एक आतंकवादी और एक नक्सलवादी आ रहा है। अब अमेरिकियों को नक्सलवादी तो समझ में आया नहीं होगा, लेकिन आतंकवादी सुन के उनके कान खड़े हो गए, और मुझे हवाई अड्डे पे उतरने भी नहीं दिया गया। हवाई जहाज के दरवाजे से 2 सुरक्षा कर्मियों ने मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हिरासत में ले लिया, और फिर मेरी 2 घंटे पूछताछ हुई। और आखिरी सवाल मुझसे ये पूछा गया, मेरी बेवकूफी थी कि मैं एक प्रेस कटिंग की फाइल भी मैंने साथ में रख ली थी, और उसमें सबसे पहले जो कटिंग लगी हुई थी वो यही थी जो मैंने बयान दिया था मनीला में कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। तो पहले 1 घंटे मेरी पूछताछ सार्वजनिक जगह पे हो रही थी जहां बाकी लोग भी थे, और फिर मुझे एक अकेले कमरे में ले गए। और इसके पहले एक शिया नेता को शिकागो से वापस किया गया था, जो अमेरिका के खिलाफ कहीं उन्होंने भाषण दिया था, और जॉर्ज फर्नांडिस जो भारत के रक्षा मंत्री थे, उनके कपड़े उतरवा के उनकी जांच की गई थी। तो जब वो मुझे अकेले कमरे में ले गए तो मुझे थोड़ा डर भी लगा कि अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, और मानसिक रूप से तो मैं तैयार हो गया था कि अब मुझे वापस हिंदुस्तान के किसी जहाज पे बैठाया जाएगा। तो उसके लिए मैं तैयार था, लेकिन मैंने ये तय किया था कि अगर ये मेरे कपड़े अपड़े उतरवाएंगे तो मैं मना कर दूंगा, मैं कहूंगा भाई मुझे वापस भेज दो, मुझे अमेरिका नहीं जाना। तो आखिरी सवाल जब सुरक्षा अधिकारी ने पूछा कि आपने ये बयान क्यों दिया कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश, तो मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरे साथ क्या करेंगे उसके बाद। तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने अपने देश के परमाणु हथियारों का विरोध किया है, और मुझे लगता है कि मुझे अधिकार है अमेरिका का विरोध करने का भी, क्योंकि अमेरिका इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है युद्ध और हथियारों के। तो उस अधिकारी ने, मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, उस अधिकारी ने कहा, वेल यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उस समय मुझे किसी काली सूची में रखा गया था, क्योंकि जब मैं 25 जगहों पे गया तो कम से कम 20 बार हवाई अड्डे पे मेरी सघन जांच हुई। मतलब 2 बार तो इस बात की जांच हुई, मुझे एक क्यूबिकल में ले गए और चारों तरफ से धुआं निकला। पहली बार तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। दूसरी बार मैंने पूछा कि भाई ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला हम आपके शरीर पे विस्फोटक की जांच कर रहे हैं कि कहीं आपके पास कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है। तो मेरी काफी जांच करने के बाद तब मुझे, जब मैं अगली बार 2006 में अमेरिका गया, फिलाडेल्फिया में एक मीटिंग थी, तो उस बार मेरी जांच कोई नहीं हुई, और मुझे समझ में आया कि मेरा नाम किसी काली सूची में था जिससे हटा लिया गया।
तो अमेरिका ने बहुत सारे गलत काम किए हैं दुनिया भर में, लेकिन इस उदाहरण से यह भी पता लगता है कि अमेरिका मानवाधिकारों के बारे में एक उच्च आदर्शों का पालन भी करता है। मतलब उसने मतलब मेरे वाले मामले में उसने, जब उसको ये समझ में आ गया कि मुझसे अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, और जो मैंने बयान दिया है वो मैंने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया है, तो उसका वो सम्मान करते हैं। और अभी भी आप देखिए, ये जो एक खालिस्तानी की जो हत्या की साजिश थी, तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। उनका नजरिया ये है कि भाई अगर आप हिंसा करेंगे या कोई आप कार्रवाई करेंगे जिससे कुछ वहां कानून व्यवस्था बिगड़ेगी या अमेरिका को दिक्कत होगी, तब वो बिल्कुल आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब तक आप अपने मानवाधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक वो आपको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ अमेरिका के अंदर सही है। अमेरिका के बाहर उन्होंने तमाम मुल्कों में, जैसा आपने जिक्र भी किया जापान का, और उसके बाद अभी हाल में हमने इराक, अफगानिस्तान देखा, और अब हम अमेरिका की भूमिका इस युद्ध में देख रहे हैं, इजराइल जो हमला कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। तो अमेरिका के बाहर वो इन उच्च आदर्शों का पालन नहीं करते हैं, और इससे मुझे तकलीफ है कि भाई अगर आपके अपने कुछ मानक हैं मानवाधिकारों के, तो आपको पूरी दुनिया में आपको उसका पालन करना चाहिए। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि आप दुनिया भर में जाके लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, मानवाधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपने फिलिस्तीन से 100 गुना बड़ा अफगानिस्तान तालिबान को कैसे सौंप दिया? चांदी की तस्तरी पे सजा के। तालिबान ने तो वहां कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, जबकि हमास तो चुनाव लड़के उसने फिलिस्तीन में सरकार बनाई है। जी संदीप पांडे जी, आपने कई बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं इसमें, खास तौर पर ये कि ये जो दोगला रवैया है, देश के अंदर कुछ और, देश के बाहर कुछ और जिस तरह से लोग कत्ल किए जा रहे हैं हजारों की तादाद में, उस पर कोई अमेरिका ये इशारा तो करता है कि आपके पास टाइम नहीं है, और दोबारा जंग शुरू करा के चला जाता है वहां का फॉरेन मिनिस्टर, और फिर हजारों लोग मारे जाते हैं। तो अब मैं जो आखिर में, चूंकि हमारे पास वक्त कम रह गया, मैं ये समझना चाहूंगा कि आप जो और लोग हैं, जो और सोशल एक्टिविस्ट हैं, या जो इंसानियत पर, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर काम करते हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इस वक्त? चूंकि इसको मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन इस किस्म से करके उसको एक तरह से कवर दे दिया जाता है, या उसे सही बताने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगता है कि ये क्या कुछ करना चाहिए दूसरे लोगों को? देखिए, मैं कोई मेरे कदम से कोई उसका प्रभाव दुनिया भर में पड़ेगा, ये मैं इस मुगालते में बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन मेरा इतना जरूर मानना है कि दुनिया भर के लोगों को, और खास करके अमेरिका के लोगों को, क्योंकि अमेरिका जब भी कहीं युद्ध करता है तो एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, और ये आज से नहीं, ये वियतनाम के समय से चला आ रहा है। तो मैं खुद जब वहां विद्यार्थी था 91 में, तो मैंने अपने विश्वविद्यालय परिसर पे देखा था बर्कले में कि अमेरिका ने इराक पे जो हमला किया था उसके खिलाफ वहां के छात्र और प्रोफेसर प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं ये चाहता हूं कि दुनिया भर के लोग अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएं, और अमेरिका पे इस बात का दबाव बनाएं कि वो इजराइल का साथ देना छोड़े। और जैसे पहले वो करता था, एक समय ऐसा था जब अमेरिका मध्यस्थता करता था और इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं की बात कराता था। तो इस समय जरूरत यह है कि इजराइल का साथ देना छोड़ के अमेरिका एक तटस्थ भूमिका ले, इजराइल को मजबूर करे कि वो टेबल पे आए। फिलिस्तीनी तो बेचारे बातचीत के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं उनके साथ, लेकिन जब भी बातचीत हुई है, जब भी कोई समझौता हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। इजराइल बार बार, पांडे जी मैं उसी बात पे आने वाला था। उस वक्त भी जो अमेरिका बातचीत कराता था, कभी एक मौका भी ऐसा नहीं है हिस्ट्री में, कहीं नहीं है कि 1 इंच भी जमीन वापस दी गई हो फिलिस्तीनियों को।
दूसरी उसका दूसरी बात नहीं नहीं दूसरी बात मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा। फिलिस्तीन में ऐसे लोगों को लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया जो इनके एजेंट थे। यासर अराफात ने इजराइल को एक मुल्क के तौर पर स्वीकृति दी। यासर अराफात इनके आदमी थे। महमूद अब्बास आज भी इजराइल के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके हमास के और जिहाद इस्लामी के लोगों को गिरफ्तार करते हैं। तो वो भी सब झूठा नहीं था? आपको नहीं लगता कि वो सब झूठ था, दिखावा था, और वहां तक ले आए कि जहां टू स्टेट थ्योरी को बुला दिया गया? ये अमेरिका की डिप्लोमेसी में कहीं भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब इजराइल के जुल्म के खिलाफ उसने कुछ किया हो। तो आप उसे तटस्थ कैसे उम्मीद करते हैं? नहीं, मैं मतलब कम से कम अमेरिका पहले, भले ही वो दिखावा हो, लेकिन वो करता तो था बातचीत कराने का। अच्छा, यासर अराफात मुझे नहीं लगता है कि वो इनके हाथ, मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि वो इनके कैंप डेविड के साइन करने का क्या मतलब था? कैंप डेविड क्या, ऑस्लोस क्या, उससे फिलिस्तीनियों को क्या मिला? नहीं, मैं उस बात पे देखिए, यासर अराफात की पहले जो भूमिका थी कि वो इजराइल के अस्तित्व को ही नकारते थे। हाँ। और इजराइल भी फिलिस्तीन के अस्तित्व को नकारता है। हाँ। लेकिन अगर आप देखिए, अगर कोई व्यवहारिक समाधान है तो वो वही है जो 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित हुआ था। वो प्रस्ताव वो गलत था, लेकिन इतने सालों के बाद अब असल में हमें उसी प्रस्ताव को मानना पड़ेगा कि दो मुल्क अस्तित्व में आने थे 1947 में। लेकिन चूंकि उस समय फिलिस्तीनियों ने माना नहीं, इजराइल का जो निर्माण हुआ उसको महात्मा गांधी ने भी नहीं माना। उन्होंने भी ये बात कहा कि फिलिस्तीन उसी तरह से फिलिस्तीनियों का है जिस तरह से इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। लेकिन आज इतने सालों के बाद अब अगर कोई व्यवहारिक समाधान है तो वो ये है कि ये दोनों मुल्क अस्तित्व में रहने चाहिए। लेकिन आज तक फिलिस्तीन नामक मुल्क अस्तित्व में नहीं आया। और इसमें फिलिस्तीनी इजराइल के अस्तित्व को नकारते रहे, इजराइल फिलिस्तीन को खत्म करने के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप देखिए, अगर ये युद्ध कुछ दिन और चल गया तो मुझे लगता है गाजा तो खत्म ही हो जाएगा। आज मैं एक देख रहा था रिपोर्ट गजा से। गजा का नागरिक कह रहा है कि अब हम सब एक एक करके मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो गजा तो खत्म ही कर देगा इजराइल। तो इसलिए इस समय व्यवहारिक समाधान यही है कि यासर अराफात शुरू में इजराइल के अस्तित्व को नकारते थे, लेकिन बाद में वो दो मुल्कों के जो समाधान है उस पर तैयार हो गए थे, क्योंकि शायद उनको भी समझ में आ गया था कि इजराइल को अब मिटाना मुश्किल है। तो उसी तरह से हाँ, लेकिन महमूद अब्बास की बात से मैं आपकी सहमत हूं कि हमास ने 2006 में पूरे फिलिस्तीन का चुनाव जीता था। उसकी सरकार दोनों जगह बननी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने हमास की सरकार वेस्ट बैंक में नहीं बनने दी, और वो तो गृह युद्ध में पराजित करके हमास ने वहां पे अपने विपक्षियों को वहां सरकार बनाई। तो महमूद अब्बास के साथ वो बातचीत कर लेते हैं। हमास उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि हमास ने भी पहले ये भूमिका ली हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर बातचीत होगी तो शायद फिलिस्तीन के या हमास के नेता भी अब इसके लिए तैयार होंगे कि भाई दोनों मुल्क अस्तित्व में रहें और दोनों मिलजुल के शांतिपूर्ण ढंग से पड़ोसियों की तरह रहें। क्योंकि मैं खालिद मिशाल से मिला हूं दमास्कस में। जब हम लोग गजा गए थे तो सीरिया होके गए थे, और सीरिया में दमिश्क में हम 60-70 लोगों की मुलाकात खालिद मिशाल से हुई थी। और खालिद मिशाल ने देखा कि जब कुछ भारतीय भी है उस समूह में, तो उसने गांधी और नेहरू की तारीफ की। उस समय वो प्रमुख थे हमास के। तो और उन्होंने हमास की स्थापना करने वाले नेताओं में रहे। नेहरू को इसलिए तारीफ की थी क्योंकि नेहरू उन शरणार्थी शिविरों में गए थे जो 1948 में नबका के बाद 7 लाख फिलिस्तीनियों को वहां से खदेड़ा गया था, और जो सीरिया, जॉर्डन और लेबनान के शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। एक शरणार्थी शिविर तो वेस्ट बैंक के अंदर भी चल रहा है। तो नेहरू की इसलिए तारीफ की गई। और जब हम में से किसी ने पूछा कि भाई आपको तो अमेरिका और इजराइल एक आतंकवादी संगठन बताता है,
आपका गांधी से क्या लेना देना हो सकता है? तो उसने कहा कि नहीं, गांधी को हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि गांधी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि किसी मजबूत के खिलाफ, किसी ताकतवर के खिलाफ अगर किसी कमजोर को लड़ना हो तो वो कैसे लड़े, वो अपना मनोबल मजबूत करते हुए कैसे किसी ताकतवर के खिलाफ लड़े, ये प्रेरणा हमको गांधी से मिलती है। तो मेरा मानना है कि जो नेता गांधी को अपना आदर्श मानता है उसकी कहीं ना कहीं शांति में भी आस्था होगी। और खालिद मिसाल ने ये कहा कि हम तो मजबूरी में हमला करते हैं इजराइल के ऊपर, क्योंकि अगर हम उतना भी ना करें तो इजराइल तो हमें 2 दिन में खत्म कर देगा, हमारे अस्तित्व को ही मिटा देगा। तो अब भी पिछले कुछ वर्षों में इजराइल ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कहना बंद कर दिया है। अमेरिका ने यरूशलेम में अपनी एम्बेसी खोल करके वो ईस्ट यरूशलेम को जो आने वाले फिलिस्तीन देश की राजधानी बताने का जो वादे किए गए थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो इजराइल या अमेरिका पर ये फिलिस्तीनी कैसे भरोसा कर सकते हैं, जबकि उन्होंने राजधानी भी इसको बना दिया और अब 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं करते। पिछले दिनों अभी जंग के शुरू होने के बाद एक कैबिनेट मीटिंग से इजराइल से एक खबर लीक हुई थी कि नेतन्याहू ने कैबिनेट मिनिस्टर से कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को भूल जाओ, इसका जिक्र मत किया करो। तो जहां यह स्थिति आ चुकी हो तो झूठ पे झूठ बोलते रहें और फिलिस्तीनियों को धोखा देते रहें। 2 स्टेट सॉल्यूशन का झांसा कई दहाइयों तक दिया गया और अब वो झांसा भी नहीं रहा, तो अब किस तरह से भरोसा करेंगे? वो तो जाहिर है या तो खत्म कर दो या खत्म हो जाओ वाली हालत में आ गए। जी नहीं, आपकी बात सही है। इजराइल पे तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन एक उम्मीद की किरण है। देखिए, इस युद्ध के दौरान भी जब एक इजराइल के मिनिस्टर ने कहा कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं फिलिस्तीन के खिलाफ, तो उसको हटा दिया गया उसके पद से। और ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी कबूल कर लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो बाइडन, हालांकि जिस तरह से वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई अंतर है भी कि नहीं, जहां तक इजराइल का साथ देने का सवाल है। लेकिन फिर भी अमेरिका से थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अमेरिका में कहीं ना कहीं, देखिए, इसी युद्ध के दौरान जो प्रगतिशील यहूदी लोग हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर इजराइल के फिलिस्तीन पे युद्ध का विरोध किया है। जी। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर इस तरह से लोग, जिसमें यहूदी भी शामिल हों अमेरिका में रहने वाले, अगर अपनी आवाज उठाएं और अमेरिका को मजबूर करें, अमेरिका से तो थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है कि वो इजराइल को मजबूर करे कि ये युद्ध को रोके और 1947 के प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के फिलिस्तीन नामक मुल्क को एक संप्रभु मुल्क, एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में अस्तित्व में आने दे। और सबसे जरूरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन, जिसको 2012 में जाके पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया, उसको एक पूरे मुल्क, पूरे सदस्य का दर्जा दिया जाए, जिसमें वो वोट भी डालने का अधिकार उसको मिले। यानी कि फिलिस्तीन को पूरे मुल्क का दर्जा देके और फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक शांति समझौता कराया जाए, यही एक समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान है नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पांडे जी। ये हमारी मजबूरी है कि सोशल मीडिया पर और ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपसे मालूम हुई, काफी इंफॉर्मेशन मिली, अमेरिका के तजर्बात आपने बताए और मैग्सेसे अवार्ड को पहले ही दिन से किस तरह से आप पचा नहीं पाए। सच बात यह है, जिस तरह से उन्होंने दोगला रवैया अपना दिखाया, वो आपको बर्दाश्त नहीं था, आपने अपना रास्ता नहीं बदला। ये आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने जो बोलते हैं वही करते भी हैं। नहीं तो इस दुनिया में दो रुखे लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं कि किस पर भरोसा किया जाए, कौन बात जो बोलता है वही करेगा, इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।